प्रोफेसर मार्कंड भट्ट गुजराती थिएटर का एक ऐसा नाम जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं। वडोदरा में बसने वाला हर एक व्यक्ति इस नाम से वाकिफ है, और क्यों ना हो। थिएटर के इस जगत में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है जो आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। वर्ल्ड थिएटर डे पर हम याद करेंगे प्रोफेसर मार्कंड भट्ट को, जिन्हें नाट्य कला के विश्व पितामह कहा गया है, और उनके बारे में बात करेंगे उन्हीं के शिष्य। यूं तो उनका परिचय और उनके बारे में बातें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में गहराई से पता चले, इस सोच के साथ उनसे जुड़े कुछ यादगार लम्हों को आपसे साझा करेंगे। आज की युवा पीढ़ी उनके बारे में वो जानकारी आज लेने वाली है जो शायद हमारे घरों में बात नहीं होती है। मार्कंड भट्ट का जन्म 2 अक्टूबर 1929 में वडोदरा में हुआ। गुजराती थिएटर के एक्टर और डायरेक्टर रहे मार्कंड भट्ट ने अपनी कला को अपने तक सीमित न रखते हुए कई लोगों को 30 सालों तक थिएटर सिखाया। ये જે લેક્ચરર થયા ને ડ્રામાના જી, એટલે એમની ઈચ્છા અહીંયા અહીંમાં ડ્રામાના વિદ્યાર્થીઓ બહુ એ થાય અને થિયેટર ચલાવે। એમના હાથ નીચે ભણ્યો બી ખરો। જી, શરૂઆત મારી કોલેજમાં એવી રીતે થઈ। હા, જસવંત ઠાકરનું નામ આપણે સાંભળ્યું છે। જી જી, તે વખતે હું ડિપ્લોમા કરતો હતો અને અમારી કોલેજની ડિગ્રી કરવી હતી, પણ ડિગ્રી સવારની અને મારી જે સ્કૂલમાં હું ટીચર તરીકે સર્વિસ કરતો હતો એ સવારની, એટલે હું ડિગ્રી કરી શકતો નહોતો, એટલે ડિપ્લોમા થઈ ગયો। પછી માર્કંડભાઈ જ્યારે અહીંયા કોલેજમાં આવ્યા અને એ અરસામાં અમે એમને મારું જે અહીંયા શ્રેય સાધક મંડળના કોમ્પિટિશન નાટકોની ચાલતી હતી, જી જી, એમાં અમારી સ્કૂલ તરફથી અમે ઉતરતા હતા। હું ને એક અંબાલાલ પટેલ, અમારી બેની જોડી હતી, ત્યારે એમાં જજ તરીકે માર્કંડ ભટ્ટ હતા। તે વખત કોલેજની દશા શું હતી ખબર છે? હું જ્યારે ફર્સ્ટ ડિગ્રીમાં ગયો ને ત્યારે શિક્ષકો વધારે ને વિદ્યાર્થીઓ ઓછા। હું એકલો જ ડ્રામા ડિપાર્ટમેન્ટમાં, બીજું કોઈ છોકરો જ નહીં, એક જ સ્ટુડન્ટ, હું જ એક જ સ્ટુડન્ટ। તો પછી મને બી કારણ કરવાનું શું, નાટકો થઈ ના શકે, એ બહુ તો રેકોર્ડિંગ કરાવડાવે ને આવું કરે, પછી મેં ત્યાં અટકાવી દીધું, છોડી દીધું। પણ પેલા જજ તરીકે જ્યારે માર્કંડભાઈ હતા અને અમને જોયા ને આ 3 વર્ષથી ફર્સ્ટ નંબર, તો પછી હું ને મારો પેલો ફ્રેન્ડ અંબાલાલ પટેલ એમાં એમને ઘેર મળવા ગયા। ઓકે, તો સાહેબ આમ વિદ્યાર્થીઓ તો છે નહીં, પણ જો તમે આ કોલેજ સાંજની કરો, ડિગ્રી કોલેજ ડ્રામાની, તો અમે બધા ડિગ્રી કરવા આવીએ। અચ્છા, તો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધે અને એ ડિપાર્ટમેન્ટનું એ થાય ને, તો તે વખતે રમેશ ભટ્ટ કરીને ઇન્ચાર્જ હેડ હતા। તો એ વાત કરીએ છીએ અને એમને થયું કે ડ્રામામાં કોઈ છોકરું જ આવતું નથી ને આપણે બેસી જ રહીએ છીએ આમ, તો એ સાંજની કોલેજ કરી। ઓકે, હવે મારે તો ફર્સ્ટ યર કરેલું જ હતું, એટલે સેકન્ડ યર ને થર્ડ યર, એટલે એ રીતે ડિગ્રી મારી कंप्लीट થઈ ગઈ। वैसे मैं बचपन से थिएटर करता था, लेकिन जब मैं छोटा था और स्कूल में काम करता था, तब हमारे जगदीश भट्ट साहब वो एक भवाई करते थे, लोकनाट्य 79, जिसमें रास्ते का पत्थर नाम का एक भवाई था, जिसमें हमारे दोनों गुरु माने मार्कंड भट्ट सर और यशवंत केड़कर सर दोनों वो काम कर रहे थे। और पहली बार मुझे पता नहीं था कि ये इतने बड़े गुरु हैं, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब पहली बार यहाँ पर आया और उन लोगों को काम करते देखा, तो मुझे लगा कि मुझे कॉमर्स वॉमर्स तो नहीं करना है, मुझे यहाँ ही आना है। उसके बाद जैसे मेरी 12वीं खत्म हुई, तब मैं चिल्ड्रन थिएटर जो है वो काफ़ी करता था, तो मेरा एडमिशन का वक्त आया, और एडमिशन के लिए जब मैंने फॉर्म भरा, सब कुछ बातें हुई, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट था वो हुआ, और एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने अलादीन जादुई चिराग, उस वक्त का बड़ा नाटक था, मैं लीड रोल करता था उसमें, तो उसका सोलिलोकी मैंने किया, मुझे लगा कि मैंने अच्छा किया है। तब पहला ही सवाल मार्कंड भट्ट साहब ने पूछा कि आपको इतना सारा, माने आप एक्टिंग कर सकते हो वो तो पता चलता है, आपको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन आपको किसी ने ये स, श और श नहीं सिखाया।
तब मुझे पहली बार लगा कि वो स तो सही होता है, सही होता उसमें है। स श और श क्या है। हाँ, तो बोले बेटा ऐसा नहीं होता है, नाटक में सबसे पहले जरूरी है भाषा शुद्धि। वो पहला माने एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा पहला जो लर्निंग था वो ये था कि मैंने इतना बड़ा रोल किया, लेकिन उसके जब डायलॉग बोल रहा था तब सारे जो स है वो श बोल रहा था। वो पहला लर्निंग था और वो एप्टीट्यूड। अब आप सोच लीजिए कि सर का सिखाने का तरीका कैसा है। कैसा है? एप्टीट्यूड टेस्ट में आए फिर भी अगर वो भाषा में गलती करता है तो तुरंत उसको बताना है वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करता है या नहीं करता है। बाद में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो हमारे बाकी के जो टीचर्स थे वो थे। थर्ड ईयर में जब हम आए तब मार्कंड भट्ट सर हमें एक्टिंग वगैरह सिखा रहे थे। जी। लेकिन उसके बाद वो 89 में सर रिटायर्ड हुए, उनके लिए हमने बड़ा मध्यांतर नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर रखा था। जी। लेकिन एक नाटक का एग्जाम्पल मुझे याद है और वो है उनका ग्रेट प्ले परित्रा। ओके। सो हम तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स से तो ज़्यादातर हमें कभी कभार प्रतिहारी बनकर या कुछ बड़ा सा ताशक लेकर वहाँ पर आना है, तो इतना बड़ा रोल तो हमें नहीं मिलता। लेकिन एवरीडे जो वो रिहर्सल करते थे उसमें जो हमें सीखने को मिलता था वो डायरेक्ट कहे या वो इनडायरेक्ट जो लर्निंग था वो बहुत बड़ा प्यारा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ज़्यादातर मैं प्रॉम्प्टिंग भी करता था और प्रॉम्प्टिंग करना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे फादर पैरेलल थिएटर में वो काम करते थे, नयन मोदी। ओके। तो वो बहुत अच्छे प्रॉम्प्टर थे, तो वो मुझे स्किल पता थी कि वो क्या करते थे। हाँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 1 या 2 दिन के लिए कोई जो सर है वो नहीं आने वाले थे। तो मार्कंड भट्ट सर ने तुरंत बोल दिया कि राकेश आज प्रॉक्सी करोगे आप। आपको करना है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ये भीष्म हो या दूसरा कोई कैरेक्टर हो उसका प्रॉक्सी मुझे करना है। और वो जो प्रॉक्सी किया ना तब आकर पीछे से ऐसा हाथ लगाया, आगे चलना है। वाह। एंड लास्ट मेमोरी जो थी, इतना ट्रैवलिंग करने के बाद भारत भाग्य विधाता, आई प्लेड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स कैरेक्टर। यहाँ ओपन एयर थिएटर के अंदर ही उसका प्रयोग था और उसके अंदर जब वो परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो सर मंच पर आए और अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया। लेकिन एक सेंटेंस जो कहा वो आज भी मेरे कानों में है कि अब मैं सुख से जा पाऊंगा, मेरा डिपार्टमेंट सेफ हाथों में है। क्या बात। तो वो जर्नी जहाँ स श और स से यहाँ तक का जो जर्नी था, वहाँ पर कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे मार्कंड भट्ट सर या केलकर सर ने जो शिक्षण हमें दिया है उसको आगे कैसे ले जाना है, बस उसके ऊपर ही विचार किया था। वो रंगमंच अन्य जो दिग्दर्शक थे या अन्य जो नाट्यविद थे उनसे वो थोड़े अलग से हटके हुआ करते थे, क्योंकि हमेशा उनका कोई विद्यार्थी कुछ नया करे उसके लिए वो प्रोत्साहित करते थे। और पिछली निवृत्त होने के बाद भी उन्होंने अभिनय किया, दिग्दर्शन किया। तो अभिनय में उन्होंने अपने विद्यार्थी को कभी एक प्रतिस्पर्धी की हैसियत से नहीं देखा है। ऑन द कॉन्ट्री, जब युवाओं के साथ, युवा अभिनेताओं के साथ जब काम करते थे तो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है, उसके बारे में वो पहले अभ्यास कर लेते थे और उसके बाद वो जो युवा रंगकर्मी है उसके साथ तालमेल मिलाने की एक बात करते थे। क्या बात। और इसके अलावा बहुत सारे उन 90s और 2000 के बाद बहुत सारे युवा दिग्दर्शक, लेखक वगैरह आए। मात्र बड़ौदा में ही नहीं, पूरे गुजरात के अंदर बहुत सारे उभर के और आज बहुत नामी नाम है। तो उनके साथ भी उनका जो कम्युनिकेशन होता था वो ज्यादातर सभी लोगों के प्रयोग देखने के लिए उपस्थित होते थे। उनका दूसरा एक रवैया था कि उनके कवि बहुत सारे मित्र थे, वार्ताकार, नवल कथाकार बहुत सारे मित्र थे और फाइन आर्ट्स के भी बहुत सारे मित्र थे। तो ये जो बहुआयामी, बहुमुखी जो प्रतिभा उभर के आई है वो मैं ये समझता हूँ कि उनका हमेशा एक कांस्टेंट डायलॉग रहा है बहुत सारे अन्य माध्यम के लोगों के साथ, और वो उनको बहुत ही प्रशिष्ट और विशिष्ट बनाता है। मार्कंड भट्ट के एक्टिंग का दौर बचपन से ही शुरू हो गया था।
महज 10 साल की उम्र से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1998 में उन्होंने ड्रामा में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा के तौर पर कार्यरत रहे। 1969 से 1989 तक वो डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट के हेड रहे। साथ ही 1984 से 1989 तक वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन भी रहे। साथ ही वो 1992 से 1995 के बीच गुजरात संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें आधुनिक गुजराती थिएटर का भीष्म पिता माना जाता है, जिन्होंने 1960 के दशक में थिएटर को पुनर्जीवित किया। 1960 का दौर ऐसा भी है कि तब गुजरात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट बन के उभर के आया और विभाजित हो गया महाराष्ट्र से। तो हमें अपनी एक प्रतिभा खोजने की, और 1960 में भट्ट साहब शायद 30 साल के थे या 25-26 साल के रहे होंगे। तो ये एक नई दिशा गुजराती रंगभूमि को खोजने, तब तक वो जो जूनी रंगभूमि थी या भांगवाड़ी की जो रंगभूमि थी वो अस्त की ओर आ चुकी थी। मुंबई में भी छोटे छोटे नए प्रयोग हो रहे थे। यहाँ भी चंची मेहता, जशवंत ठाकर वगैरह उनके पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने भी उन्हें प्रोत्साहित किया कि नया नया कुछ करो। उसी दौरान बहुत सारे गुजरात के अंदर 60 के दशक के बाद लेखक आए, जैसे चीनू मोदी है या मधुराय है वगैरह। तो उनकी सारी कृतियां उन्होंने डिपार्टमेंट में अंदर उन्होंने प्रस्तुति की। ऐसे लोगों को शिव कुमार जोशी जो थे कलकत्ता में, उनको यहाँ बुलाया, चीनू भाई को बुलाया। आप गुजराती रंगमंच के कोई भी दिग्गज नाट्य लेखक को ले लीजिए, तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने नए खोज की तरफ उन्होंने लगाई। इतना ही नहीं, अगर आप नाट्य विभाग का इतिहास चकासते हैं तो 60 और 80 के दशक में बहुत सारे फॉरेन के विद्यार्थी भी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी रहे थे। जिसमें एक है प्रोफेसर जॉन ड्रू है, एक अफगानिस्तान का विद्यार्थी हुआ करता था, एक अफ्रीका से ओलातुंजी नजमुद्दीन करके हुआ करता था। इसके अलावा कैथरीन फ्री करके थी, जापान से 2-3 लड़कियां थी। तो ये सारे, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे विद्यार्थी इसलिए डिपार्टमेंट में आए क्योंकि यहाँ कुछ अलग हो रहा था। और हमें ये भी मानना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट पूरे गुजरात में था जहाँ नाट्य शिक्षण दिया जाता था। और बहुत सारे युवान उस जमाने के बहुत रंग बिरंगे सपने लेके आए थे। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से दूरदर्शन गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी रहे। उस जमाने में दूरदर्शन नहीं था, इसरो नाम की एक संस्था थी, तो इसरो में गए। और इस तरह से उन्होंने पूरा ये जो डिपार्टमेंट की जो सुवास है वो भारत भर में वो सुवास उन्होंने फैलाई। तो ये जो सुवास फैलाने का जो काम है वो मार्कंड भाई ने किया। इसके अलावा समय समय पर यूजीसी की नई शिक्षण पॉलिसी जब आई उस जमाने में, तो नाट्य शिक्षण कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर सेमिनार किया। गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने सेमिनार्स वगैरह यहाँ 3-3, 4-4 दिन के किया। विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार का रंगमंच होना चाहिए। और उसी विचार विमर्श के आधार पर समय समय पर यहाँ का जो कोर्स था उसमें परिवर्तन लाते गए। पहले तो ये फाइन आर्ट फैकल्टी का भाग हुआ करता था, बट प्रोफेसर मार्कंड भाई और प्रोफेसर हरिवर्धन परीख, ये दोनों ने मुहिम उठाई और उन्होंने फाइन आर्ट से अलग होके अपनी फैकल्टी हो परफॉर्मिंग आर्ट की। और वो 82-83 में वो कामयाब भी हुए और फैकल्टी को अपना दर्जा मिला। तो वो कॉलेज ऑफ इंडियन डांस, म्यूजिक और ड्रामेटिक्स की वजह से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये सबसे बड़ी। उससे पहले 70 के दशक में ये हुआ था कि 70 का दशक राजकीय से अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश का एक प्रॉब्लम था, पाकिस्तान के साथ वॉर थी, अनाज कम था। तो एक हमारा पूरा जो भारतीय समुदाय है वो एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसकी असर शिक्षण पे भी आई। तो नाट्य विभाग में इतने विद्यार्थी का मौजूद होना नहीं हो पा रहा था। तो जो यूनिवर्सिटी के जो संचालक थे उन्होंने कहा कि ये नाट्य विभाग को बंद किया जाए और इसको कोई भाषा की, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा के अंदर मर्ज किया जाए। तब मार्कंड भाई ने
अकेले अपने हाथ से मुहिम उठाई और कहा कुछ भी होगा लेकिन ये नाट्य विभाग दूसरे विभाग के साथ मर्ज नहीं हो। उन्होंने अपने जीवन में 1500 से ज्यादा गुजराती नाटकों में अभिनय किया है। उन सभी नाटकों का नाम लेना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन उनकी कुछ बेस्ट नाटक का नाम आपको बता देते हैं। अत्रलुप्ता सरस्वती, मुक्तधारा, रक्तबीज, अग्नि अने वरसाद, गगने मेघ छवायो, वेनिसनु व्यापारी, श्रद्धा फड़ी, होलिका, वसुंधराना वहला दवाला, नवलदोला, फिंगरप्रिंट, परित्राण, सुमन लाल टी दवे, कागड़ी कागड़ा मानसो और ऐसे ही कई थिएटर प्ले में अपने अभिनय से मार्कंड भट्ट ने लोगों का दिल जीता। उनका अगर हम पूरा कार्यकाल देखें, फैकल्टी में ड्रामा डिपार्टमेंट में उनके नाटक किए जाते थे और दूसरा त्रिवेणी में भी वो नाटक करते थे। जो त्रिवेणी में उनके जो नाटक हुआ करते थे वो ज्यादातर मनोरंजन, लोक भोग्य या मनोरंजन को देने की, बट उसमें भी कहीं ना कहीं प्रायोगिकता को उन्होंने महत्व दिया था। यहाँ फैकल्टी डिपार्टमेंट में जो प्रकार के वो उन्होंने मंचन किया, उनका विषय वस्तु या नाटक का चयन वगैरह, तो उसमें ज्यादातर प्राथमिकता वो एक्सपेरिमेंटेशन को होता है, भाषा को लेके एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि विद्यार्थी को ये पता चले कि मनोरंजन के नाटक के अलावा इस प्रकार का भी नाटक है। और जो हमारी एक्टर की ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी एक्सपेरिमेंटल थिएटर या प्रायोगिक रंगभूमि में होनी चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो भी नाटक उन्होंने निर्माण किए उसके बहुत सारी जगह पर इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो नाटक गए। उसके बहुत सारे टिकट शो, वसुंधरा ना वाला धौला या परित्राण है, अत्रलुप्ता सरस्वती है, ऐसे सारे नाटकों के टिकट शो भी हुआ करते थे। बहुत सारे मंडलों ने उनके बहुत सारे शोज भी किए हैं करके। तो वो दोनों प्रकार के नाटक में करते थे। जैसे कि मैं कहूँ कि मधुराय का सबसे पहला नाटक जो था कागड़ी कागड़ा ने मानस, हाँ, तो मार्कंड भाई ने यहाँ डिपार्टमेंट में 70s की साल, तो मधुराय का नाटक तब भी बहुत ही मुश्किल होता था डायरेक्ट करने के लिए, और वो उन्होंने विद्यार्थी के साथ लेके किया था प्ले बॉक्स के अंदर। तो वो अपने समय से तो डेफिनेटली थोड़े आगे ही थे, ऐसा नहीं। और दूसरा, अगर कोई नाटक अन्य भाषा में बहुत ही अच्छा है, चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, तो इसीलिए उनके जो आप अगर रेपर्टरी उनका जो नाटक देखेंगे तो वो बंगाली में से आपको मिलेंगे, हिंदी में से आपको मिलेंगे, मराठी में से आपको मिलेंगे, और मूलभूत गुजराती में तो है ही है। और गुजराती में भी चंची मेहता, झवेरचंद मेघाणी, उन सभी के नाटक को उन्होंने मंचस्थ किए हैं। तो अगर एक विद्यार्थी अगर यहाँ 5 साल पढ़ता है तो वो अपने साथ मार्कंड भट्ट की एक पर्सनालिटी लेके जाता है। 78ની સાલમાં અમેરિકન પ્રોફેસરો અમારે ત્યાં ખાલી વિઝિટ માટે આવેલા, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ, હા, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં, અને એમાં માર્કંડ ભાઈ તે વખતે ડીન હતા જી। તો અમે એ લોકોની આયા એટલે બધી આમ લઈ જઈએ થિયેટર, પછી અમે શો કરીને બધો અસલ ભવાઈવાલાને બોલાયા, એનો શો બતાડ્યો। અમે લોકો જે મોડર્ન ભવાઈ કરતા હતા એ બતાડ્યું, બીજા અમુક નાટકના પ્રસંગો બતાડ્યા, બધું બતાડીએ અહીંયા બીજે। તો પછી મને વિચાર આવ્યો એક દિવસે રાત્રે કે આ લોકો ભવાઈ જુએ, આ બધું જુએ, પણ એનો અર્થ શું? ખાલી ડ્રેસ જુએ, નાચવાનું જુએ, પણ જે સંવાદનું મહત્વ છે, સટાયર, જોક્સ, એની કપલેટ, એ તો બધી ખબર જ ના પડે ને। એટલે મને કઈ એવો તુક્કો કઈ ઉપરની ઈચ્છા થઈ છે, એટલે મેં બીજે દિવસે માર્કંડભાઈને વાત કરી કે સાહેબ આપણે આ લોકોને થોડુંક કઈ અંગ્રેજી કરીને બતાડીએ તો આવી રીતે ખબર પડે ને, કે કરો, કઈ વાંધો નથી। હવે જો હું અંગ્રેજીનો માણસ નથી, પણ મેં આમ બધી કપલેટ ને એવું આમ જરા ગોઠવી અને 15 મિનિટની ભવાઈ બનાવી। એમાં પ્રાર્થના અને પછી રંગલો ને રંગલી। તો મારા મનમાં શું કે હું રંગલો બનીશ અને આપણી પેલી ડાન્સમાં પારુલબેન શાહ કરીને હતા, ડોક્ટર પારુલ શાહ, હા, એ રંગલી બનશે, આવું વિચાર કરેલો અને આ લોકોને બતાડીએ। ગણેશની પ્રાર્થના તો આવે, જય ગણેશ, જય ગણેશ,
जय गणेश देवा, माता तोरी पार्वती ने पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश. પછી ઇંગ્લિશમાં કરવાનું નાનું, જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા, mother is Parvati and father Shankar Deva, jaya Ganesha jaya Ganesha. प्रथम पहला पूजा तारी मणे शांति देवा. In the beginning your prayer for to get peace. પછી આગળની લાઈન બેસતી નહોતી એ પ્રમાણે, એટલે મેં આમ એ કરી નાખ્યું, others may be also happy, that is our wish. જય ગણેશ જય ગણેશ. પ્રાર્થના થઈ ગઈ, એટલે પેલી ઇંગ્લિશ એ લોકોનું ઉચ્ચારણ ને એવું ને એમનું પ્રોનાઉન્સિએશન એવું આવી ગયું, એ થઈ ગયું. જી. પછી આમ નાચતા નાચતા આયા, રંગલી, ભાઈ યુ કેમ હિયર અને વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ યોર અરાઇવલ. એટલે પેલી એમ કહે, ઓ માય પર્પઝ ઓફ અરાઇવલ. એટલે આપણે પેલું ઓડિયન્સમાંથી કોન્ટેક્ટ કરીએ ને, તો એમનો જે લીડર હતો ને એનું નામ માઇકલ હતું. એટલે એમ કે, ઓ માય પર્પઝ ઓફ અરાઇવલ ઇઝ પ્રોફેસર માઇકલ. એવી એવું કે, એટલે હું કહું, ઓ માય ગોડ મિસ્ટર માઇકલ. એટલે પેલું કે, વાય આર યુ સો સરપ્રાઇઝ? ઓ there is nothing for surprise, but Michael is 65 and you are only 16. Michael is 65 and you are only 16. Shh. Better not to speak about let us go to canteen Rangli, let us go to canteen tak thaiya thaiya ta thai. यहाँ एक सैटर थिएटर नाम का एक चलता है कार्यक्रम, जिसमें हर महीने एक विद्यार्थी का नाटक मंचित किया जाता है. तो मार्कंड भट्ट ऐसे पहले थे कि जिन्होंने इस जो ये सैटर थिएटर की जो मूवमेंट है, मुहिम है, उसके पीछे उनका था. उनका ये कहना था कि अगर हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो हमारा युवान धन है जिसमें टैलेंट है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा करके. और अगर आप 80 और 90s के दशक को देखें तो इतने सारे अच्छे अच्छे नाट्य प्रयोग यहाँ उपस्थित किए हैं. तो ये सारी क्रेडिट दूसरा कोई दे या न दो, पर हम विद्यार्थी की हैसियत से तो इसके लिए हमें उनको शत शत नमन करना ही पड़ेगा. और उसी 80 और 90s के दशक में यहाँ के बहुत सारे युवान थे जिन्होंने यहाँ ग्रेजुएशन किया था, तो वो सारे दूरदर्शन वगैरह में लग गए. तो दूरदर्शन में भी वहाँ भी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लड़ाई की, क्योंकि दूरदर्शन में नौकरी के लिए ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप एनी डिसिप्लिन रखेंगे तो कोई भी आएगा, किसी को भी नौकरी मिलेगी जिसको इस कला के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है. तो वो जो क्वालिफिकेशन के अंदर आज कहा जाता है एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर और थिएटर ग्रेजुएट, वो उन्हीं की बदौलत. अभिनय के साथ उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन भी किया. धारा गुर्जरी, परित्राण, शेतल ने कांठे जैसे नाटकों को उन्होंने डायरेक्ट किया. वो लगभग वर्ष 2000 तक एक अभिनेता और निर्देशक के तौर पर सक्रिय थे और फिर उन्होंने अपने संगठन त्रिवेणी के माध्यम से थिएटर पर ध्यान केंद्रित किया. त्रिवेणी की रचना 1960s में हुई थी शुरुआत में, और उसका एक ही था कि उस जमाने में वो तो लेक्चरर थे यहाँ पर, वो ही वाज नॉट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो उनके जो टीचर्स चंची मेहता थे, फिर आरसी मेहता सर संगीत के बहुत ही सजग, एक ये हुआ करते थे, जशवंत ठाकर हुआ करते थे. तो बहुत बड़े बड़े नाम वो लोग हुआ करते थे. लेकिन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी ये थी कि विद्यार्थियों को पढ़ाना, जो भी नाटक यहाँ किया जाता था उसका शो
बाहर करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में ये है कि विद्यार्थी बाहर जाके शो करे, इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस जो होते थे वो लोगों तक पहुंचते नहीं, तो वो ऑल्टरनेटिव करने के लिए उन्होंने त्रिवेणी की स्थापना की और मार्कंड भाई सबका सदनसीब के उनके पास टीम अच्छी थी, जैसे उर्मिलाबेन क्षत्री या उर्मिलाबेन भट्ट, हाँ वो उनकी हीरोइन थी, हर एक नाटक रंग करती थी हीरोइन की जरूरत होती थी, और उर्मिलाबेन बहुत ही जाजरमान अभिनेत्री हुआ करती थी। इसके साथ इलाक्षीबेन ठाकुर, ऐसी बहुत सारी, यहाँ प्रफुल्लबेन थी, वो बहुत सारे कलाकार लेडीज और जेंट्स भी जुड़े। तो फिर उन्होंने उस टैलेंट को बाहर शोकेस करने के लिए त्रिवेणी की स्थापना की और वहाँ वो इस प्रकार से नाटक करते रहे। तो त्रिवेणी और नाट्य विभाग के नाटकों में बहुत पतली एक भेद रेखा हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब डिपार्टमेंट में ये परिस्थिति परवानगी आ गई या परमिशन आ गई कि आप अपने नाटक बाहर मंचस्थ कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने डिपार्टमेंट में ही ज्यादा ध्यान देके ये सारा नाट्य प्रवृत्ति यहाँ चलाई। उनको कविता बहुत ही प्रिय थी, टू बी वेरी, हाँ वो बहुत अच्छे अच्छे गजल के मुखड़े वगैरह उनको बहुत याद रहते थे, और अक्सर उनको कवियों के साथ समय बिताना वो उनका पैशन था एक्चुअली। कवियों के साथ वो कई बार कलाकार, पेंटर है, स्कल्पचर है, ऐसे लोग भी होते थे। तो जब एक दौर त्रिवेणी में भी हर अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, तो एक दौर आया था कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी त्रिवेणी की करके, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमको ऐसे नहीं बैठना है, तो एटलीस्ट हम महीने में 2 अच्छे कवियों को बुलाएं और उनके सामने कविता पठन करें, क्योंकि कवि जब पठन करता है तो उसमें भी एक प्रकार का नाट्यात्मक तत्व होता है। और बहुत सारे युवान कवि उस में आए भी थे, वो भी काफी 5-6 साल तक वो कार्यक्रम भी चला, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे गुजरात के नामांकित कवि वो बड़ौदा आए और उन्होंने अपना काव्य पठन। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने हिंदी फिल्म अभिनेत्री और गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट से शादी की, जिन्हें वो अपनी पढ़ाई के दौरान मिले थे। 1997 में उनकी पत्नी उर्मिला भट्ट का निधन हो गया। थिएटर की दुनिया में अपने अभिनय से अपना जादू चलाने वाले मार्कंड भट्ट ने वडोदरा के कई उभरते कलाकारों को अभिनय सिखाया। आजीवन उन्होंने अपने अंदाज से अपनी एक अलग पहचान बनाई। હું તો ઘણી વાર આવું કહેતો હતો કે આપણે મ્યુઝિક કોલેજ ગાડી ઉભા છીએ અને એક માણસ આમ જાય છે ચાલતો અને જે જરૂરત કરતા વધારે ટટાર ચાલે છે અને પછી કોલેજના પગથિયા ચડવા જાય તો એકી સાથે 2 પગથિયા ચડી જાય, તો એ માર્કંડ ભટ્ટ। બીજું સાહેબને શું હતું, આ છોકરા કોઈ કાકા કે ને અંકલ બંકલ તો નતું ગમતું, નહીં આમ બિલકુલ જરાય નહીં। ઇવન મોટી ઉંમરના થયા પછી સેજ પગની બી તકલીફ હતી, પણ સાહેબ લાકડી ના લે, એમને આમ ને આમ ટટાર ને ટટાર એવું એમનું એક નેચર જ હતો। સ્કૂટર બી ચલાવતા હું એમને જોતો ને તોય પણ આમ કડક ના કડક જ। हमेशा एक युवा आइकन की तरह, युवा प्रतिभा की तरह उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है बड़ौदा में। हमेशा जब वो जाहिर जीवन में रहते थे तो वो जो उनकी जो युवानी की जो गरिमा थी उसको प्रोजेक्ट करने का सतत उनका प्रयास होता था, और वो मात्र शारीरिक युवानी से नहीं था, वो उनके विचारों में भी अभिव्यक्त था, क्योंकि उनके बहुत सारे विद्यार्थी मित्र परिवारजन वो सारे के साथ एक युवा की तरह वो पेश आते। अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए इतने बहुत सावधान रहते थे कि वो छोटी सी छोटी बात को भी कोई अगर कुछ कहता था इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए तो उसको वो अपनाते थे और दूसरों को भी सलाह देते थे। और सबसे बड़ी बात, नया युवानों वाला साहित्य हमेशा पढ़ना और उसके ऊपर चर्चा करना, वो उनकी एक खासियत रही है, मिसाल रही। साल 2016 में 87 साल की उम्र में मार्कंड भट्ट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में और थिएटर में अभिनय करने वाले हर एक उभरते अभिनेताओं के दिलों में वो जिंदा है। वर्ल्ड थिएटर डे पर हमने राजवी एक ऐसी शख्सियत के बारे में
एक ऐसे उम्दा कलाकार के बारे में जानकारी दी है दर्शकों को। आप आज की जो जनरेशन हो, आपने उनके बारे में जाना, समझा और ये बात लोगों तक भी पहुंचाई है। आपने क्या सीखा, क्या समझा? आज की जनरेशन में जहाँ वेब सीरीज और इतनी नई नई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं नई नई कहानियों से जुड़ने के लिए, अपनी स्टोरीज बयां करने के लिए, वहाँ थिएटर क्या रोल प्ले करता है और हमेशा से क्या रोल प्ले करता आया है, इसके बारे में आज मुझे जानकारी मिली। और मेरे जैसे कई लोग हैं, मेरी जनरेशन के कई लोग हैं जिन्हें ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आज जो खास शख्सियत के बारे में हमने जो जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी को और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप भी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सही मायनों में इन्हें ट्रिब्यूट दे सकें। और वडोदरा शहर और गुजरात के नाट्य कला के भीष्म पितामह को आज के दिन याद करना सार्थक हो सके।